आज जिस मौजू पर मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। लेकिन मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूंगा सिर्फ उसी मौजू पर। मैं वक्त के ऊपर हिंदुस्तान में एक पूरे होलिस्टिक जो व्यू है उसको देने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान में जो वक्फ के जो मसाइल हैं, वक्फ के लेजिस्लेशन का जो डेवलपमेंट है और वक्फ की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। तो सबसे अहम बात यह है कि जब वक़्त की बात होती है तो लोग समझते हैं कि वक़्त जो है वो नॉर्थ इंडिया से शुरू हुआ होगा, और जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई उसके बाद हिंदुस्तान में वक़्त आया होगा। ये एक ऐसी गलत चीज़ है, एक ऐसी गलत बात है जिसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत कायम हुई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो 1206 में यानी 13वीं सेंचुरी के शुरू में इस्टेब्लिश की। लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ जो है वो उससे कई सौ साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन है। हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जो कोस्टल रीजन है हिंदुस्तान का, मालाबार, कोरोमंडल, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण। तो ये एरियाज जो हैं यहाँ पर मुसलमान ताजिर और मुस्लिम जो सूफिया कराम हैं वो बहुत पहले से है। खासतौर पर ताजिर जो है वो, चूंकि अरबों का हिंदुस्तान से एक हिस्टोरिक रिलेशन था, और अरब जो है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी थे, बहुत शुरू से वो ट्रेड में थे और ओशनिक ट्रेड में थे। तो वो उनका एक यानी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बहुत पहले से हिंदुस्तान में उनकी आमद थी। और वो पूरा जो कोस्टल हमारा, खासतौर पर वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, वो न सिर्फ यहाँ बल्कि चाइना, सुमात्रा और मलाया यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, इन सब में इन सब के साथ ट्रेड करते थे। तो जब मुसलमान कन्वर्ट हुए तो उन्होंने इधर आना शुरू किया। और हम तो जब पढ़ते रहे हैं हम कि चेरमन पेरुमल जो मालाबार का बादशाह था, बहुत मशहूर बादशाह हुआ, उसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शकुल कमर का वाक़या देखा और वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, जो मालाबार के रीजन के जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन, खासतौर पर मखदूम, हज़रत मखदूम, शेख मखदूम, उनकी किताब तोहफ़तुल मुजाहिदीन में है कि जो कन्वर्जन हुआ, भाई अपना वीडियो आप रिमूव कीजिए। जो कन्वर्जन हुआ बादशाह का, वो 7वीं सेंचुरी में हुआ। और 7वीं सेंचुरी में बादशाह न सिर्फ ये कन्वर्ट हुआ बल्कि वो जो मुस्लिम जो सूफिया कराम उलमा जिनसे जिनके साथ मिलकर इम्प्रेस होकर वो कन्वर्ट हुआ था, उनके साथ अरब गया और वहाँ उसकी तबीयत खराब हुई। जब वापस आने लगा तो उसका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल कर से पहले उसने हजरत मालिक बिन दीनार, जो बहुत मशहूर, केरला की हिस्ट्री के बहुत मशहूर आदमी है, वो और उनके तकरीबन 20 जो साथी थे उनके उनको उन्होंने लेटर लिख के दिए कि तुम केरला जाओ और वहाँ के जो लोकल राजाज हैं उनको मेरा लेटर देना, और वो उनसे वहाँ पर मस्जिदें बनाना और दीन के इशाअत का काम करना। तो आप अभी भी केरला जाएंगे या मालाबार जाएंगे तो आप मालिक बिन दीनार के नाम से तकरीबन आपको अभी भी 9-10 मस्जिदें मिलेंगी, जिनका एवरी वन ऑफ दोज मॉस्क ट्रेसेस इट्स हिस्ट्री टू मालिक बिन दीनार इन 7th और 8th सेंचुरी। तो हम हिंदुस्तान में जो सबसे पहला जो वक्फ हुआ वो दिल्ली में या लखनऊ में नहीं हुआ, वो आ, जो मालाबार के बैकवाटर्स में या केरला के बैकवाटर्स में हुआ। फिर दूसरा, मुसलमान जो है आप देखें, जो 9वीं सेंचुरी में जो उस वक्त के हिस्टोरियंस हैं, खासतौर पर इदरीसी और दूसरे जो हैं, उन्होंने तफसील से लिखा है कि 9th और 10th सेंचुरी में गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और खासतौर पर तमिलनाडु में भी वहाँ मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादियाँ थी। बाज़ आबादियाँ ऐसी थी जहाँ पर 10,000 की आबादी मुसलमानों की थी। और उस जमाने में 10,000 की आबादी वाले शहर हिंदुस्तान में, मतलब जो रूरल हमारा जो जो इंडिया जो था उसका एक रूरल कंट्री था। तो 10,000 की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी हुआ करती। तो वहाँ भी जो है इस तरह के, खासतौर पर गुजरात में सिद्धा राजा के ज़माने में मुसलमानों ने बहुत सारी मस्जिदें बनाई थी। और बहुत सारे मुसलमान यानी सुन्नी, शिया और बोहरा सब भी कहते हैं कि वो सिद्धा राजा जो है वो कन्वर्ट हो गया था बादशाह। हालांकि कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई डिपेंडेबल चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान में शुरू तो वहां से हुआ, शुरू नॉर्थ से नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में जब उसने सिंध पर हमला किया, और सिंध पर तकरीबन 250 साल तक अरबों की हुकूमत रही। फिर उसके बाद एक
मुल्तान में जो है वो शिया हुकूमत कायम हुई, यानी फातिमा तक इस्माइली शियों की हुकूमत कायम हुई। वहाँ भी वक्फ हुए होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसा हिस्टोरिकल कोई डॉक्यूमेंट नहीं से प्रूव होता हो कि उस जमाने में उन्होंने वक्फ किया हुआ होगा। वक्त हमें पता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में जो वक्फ शुरू हुआ वो एज ए ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन ये शुरू हुआ तकरीबन दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद, जो अ, मोहम्मद बिन गौर ने तकरीबन 12th सेंचुरी के आखिर में तराइन की जंग के बाद जो इस्टेब्लिश किया, यानी अपने आप को एक्सपेंड किया था नॉर्थ इंडिया में। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको एक मुनज़्ज़म सल्तनत की शक्ल दी और 1206 में बाकायदा एक दिल्ली सल्तनत का क़याम अमल में आया। तो ये सबसे पहली जो डॉक्यूमेंटेड वक्फ है वो मोहम्मद बिन गौर ने मुल्तान में की, जो उसने जामा मस्जिद के लिए एक दो गांव वक्फ किए थे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, आपको बहुत ही इस पर ताज्जुब भी होगा, आम लोगों को बहुत ताज्जुब होता है, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह स्कॉलर लोग हैं। तो कुरान में वक्फ का कोई तस्करा नहीं है। लेकिन कुरान में वक्फ का तस्करा नहीं है, लेकिन कुरान में इंफाक का, ज़कात का, यतीमों की मदद का और सदक़ात और ज़कात के बारे में और इंफाक के बारे में तकरीबन 50 से 54 आयतें कुरान में हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल रात दिन खर्च करते हैं, खुले और छुपे, उनके लिए उनका उनके रब के पास अजर है, और उनके लिए कोई डर और कोई खतरा नहीं होगा, यानी डर नहीं होगा। फिर दूसरी एक जगह फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। यानी जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 1000 जो है दाने हों, और अल्लाह उससे भी चाहता है इसको उससे भी ज्यादा देता है। तो वक्फ जो है चाहे कुरान में ना हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ जो है वो इस्लाम की बिल्कुल इब्तिदा से शुरू हुआ। इब्तिदा का मतलब है जब रसूलुल्लाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, और एक इस्लाम जो है वो एक मुनज़्ज़म शक्ल में, यानी मक्का में जो था इस्लाम वो उसमें तो सिर्फ उसमें जो आपको नमाज और रोजे और इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ आकर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, एक रियासत की फॉर्म जो तश्कील हुई, और उसमें जब वो हुआ तो उसी वक्त से ये सारा शुरू हुआ। और आप देखें कि जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वक्फ एंडोवमेंट्स हैं, जो वक्फ की जायदाद है सबसे पुरानी, उसमें से एक जो वक्फ की जायदाद है उसके बारे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो थे थर्ड राशिदुल कैलिफ थे, और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और अशरफ मुबशरा में भी। तो उन्होंने एक, उस जमाने में पानी की बहुत कमी थी मदीना में, वो पूरा एरिया जो है वो, आपको पता है कि अरब जो है वो खुद अपने आप में एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पानी की कमी थी, मदीना में पानी की कमी थी, हालांकि वो नखलिस्तान का एरिया था। तो मदीना में उन्होंने एक कुआं खरीदा, और उस कुएं के बराबर में जो एक बाग था, उस बाग को भी खरीदा और उसको अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया। कहा जाता है कि दुनिया में वो फर्स्ट, यानी जो एग्जिस्टिंग जो वक्फ है औकाफ में से, जो अब तक चला आ रहा है उस जमाने से तकरीबन 1450 साल से, 1400 साल से ज्यादा से, वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की का वक्फ करता हुआ है। आप जाएंगे मदीना जाते हैं तो आप आम तौर पर जो आपका जो वहाँ पर इंतजाम करते हैं आपका उसका हज का या उम्रे का, वो आपको ले जाते हैं उसमें। तो अभी भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर कि वो बाग जो है हजरत उस्मान का, वो वैसा ही है। फिर एक और दूसरी जो वक्त की जो जायदाद जिसके बारे में इसका तस्करा आता है, वो उमर बिन फारूक जो थे। हज़रत उमर बिन फारूक जो सेकंड राशिदुल कालिफ, और इस्लामिक हिस्ट्री में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। बहुत ज़बरदस्त काम। जब उनको सदक में एक, खैबर में उनको एक फीस मिली, एक जायदाद मिली, और खैबर जो था वो बहुत ही मतलब जरखेज इलाका था। तो हजरत उमर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे कहा कि मैं इसको सदका करना चाहता हूँ, ऐसी जगह खर्च करना चाहता हूँ जिससे मुझे सबसे ज्यादा सवाब मिले। तो वो समझे कि सदका कर दूंगा, तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका नहीं करो, तुम इसे जो है वक्फ कर दो, और उसकी असल जो है वो अपने पास रखो, और उसकी जो इनकम हो वो
गरीबों को और अपने खानदान के लोगों को उसमें से यूज करने दो। तो वक्फ अलल औलाद जो है, जो एक टर्म चली आ रही है, और हिंदुस्तान में उसको काफी, अंग्रेजों के जमाने में उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई थी। तो वक्फ अलल औलाद की भी मिसाल उस जमाने में से है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आप देखें कि वक्फ जो है, अरब में वक्फ की शुरुआत हुई, और उसके बाद वहां से जो है वो वक्फ पूरी दुनिया में फैला। यानी इस्लाम मगरिब में गया, मगरिब का मतलब है नॉर्थ अफ्रीका गया, फिर टर्की, सेंट्रल एशिया, और फिर इंडिया, साउथ एशिया में आया, फिर साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां भी गया, वो वक्फ जो है इंस्टीट्यूशन साथ में गया। तो हिंदुस्तान में वक्फ जो है वो बेसिकली आप देखें कि दिल्ली सल्तनत की आमद के बाद शुरू हुआ। और यहाँ पर बड़े बड़े इदारे, यानी आप देखें कि जो भी दिल्ली सल्तनत का या जो रीजनल मुस्लिम एम्पायर्स थी, चाहे वो गुजरात की मुस्लिम एम्पायर रही हो, या बहमनीज की गुलबर्गा में और बीदर में रही हो, या बंगाल की रही हो, या शर्क़ी हुक्मरानों की जो जौनपुर में रही हो, या कश्मीर का के जो सुल्तान रहे हो, उन सब ने अपने यहाँ ऐसा नज्म किया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जाते थे, सराय खोली जाती थी। तो होता ये था कि एक बादशाह, उसको किसी एक खास चीज से इंटरेस्ट है, एक बादशाह को इल्म, तालीम और ताल्लुम से, एजुकेशन से, स्कॉलरशिप से इंटरेस्ट है, तो वो यूनिवर्सिटीज खोलता था, कॉलेजेस खोलता था। तो बादशाह को खुश करने के लिए, या उसका उसका उसके पास जो है अपने आप को प्रोमिनेंट पाने, जगह पाने के लिए, दूसरे बहुत से लोग उसके उमरा में से, बिजनेस कम्युनिटी में से, उलमा में से, वो भी जो है अपनी बड़ी बड़ी जायदाद जो थे वक्फ किया करते थे। तो वक्फ उस जमाने में, खास तौर पर जो शुरू में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो बादशाह, वो इल्तुतमिश खुद भी एक बहुत एक दोस्त आदमी था। और उसके ज़माने में दो बड़े बड़े कॉलेजेस खुले गए थे, एक दिल्ली में और एक बदायूं में खोला गया था। बहुत मशहूर कॉलेजेस थे, और सेंट्रल एशिया से काफ़ी टीचर्स वीचर्स ला के उस वहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया था। तो उसके ज़माने में वक्फ इंस्टीट्यूशन बहुत खोले गए। फिर दूसरा, आप देखें कि एक बादशाह जिसका जिसका बहुत तस्करा हिंदुस्तान में नहीं होता है, वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। उसकी हुकूमत जो थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सिमट सिमट गई थी। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया कि जितने उसके ज़माने में इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे उसके ज़माने, यानी अलाउ उससे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर उसके ज़माने तक, उसने उन सबको रिवाइव किया। जिन जो वक्फ जायदाद उनके लिए जो इंडोवमेंट्स थे, यानी जो कॉलेजेस थे उनके लिए इंडोवमेंट्स थे, उसको दोबारा उसने रिवाइव किया। फिर जो बिल्डिंग्स टूट गई थी वो उसने रिवाइव किया। इस तरह बहुत जबरदस्त काम हुआ। आप देखें कि इब्ने बतूता जब आया, तो इब्ने बतूता हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आया था। ये तंजा का था, मोरक्को का। और हिंदुस्तान में तकरीबन उसने 8 से 10 साल गुजारे थे। तो दिल्ली में जब वो आया, तो उसको एक तो बना दिया था बादशाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का एक, मतलब नुमाइशी, उसको काजी बना दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो वो था, क्या नाम है उसका, जो रोजा था, मौसलम था, उसका, उसने वक्फ जो था वो इनके हवाले कर दिया था। और इब्न बतूता ने रहला में लिखा है कि उसने तकरीबन 480 लोगों को अपॉइंट किया था उसकी देखभाल के लिए। फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या जो चीज़ें हों, वो सब उस तरह इस्टेब्लिश हुई। फिर इसमें जो था, आप देखें कि मुगलों के ज़माने में जो काम हुआ, उसमें मुगलों ने क्या किया, हर चीज़ को इंस्टीट्यूशनाइज किया। तो उसमें अकबर का रोल हिंदुस्तान में वन ऑफ द फाइनेस्ट है। हिंदुस्तान की तारीख में जो चार पांच बड़े बादशाह गुजरे हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी, एक मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी लेवल में अकबर। तो अकबर ने क्या किया कि उसने देखा कि उसके ज़माने तक जो है वो करप्शन का जो मसला है, वो नया नहीं था। उसके ज़माने में भी था, उससे पहले भी था। खासतौर पर सदर सदूर जो उसका, यानी जो जस्टिस मिनिस्ट्री का या रिलीजियस अफेयर्स का जिम्मेदार होता था, उसके अंडर में करप्शन बहुत फल फूल रहा था। उसने उसके पर काट दिए। दूसरा क्या किया उसने कि जो उसने डायरेक्ट जो था वो सदर सदूर, जो प्रोविंशियल सदर सदूर थे, यानी जो स्टेट्स में थे,
जो जस्टिस के इंचार्ज और रिलीजियस अफेयर्स के, खुद अपॉइंट किए उसने। और उसने जो लोग जहां पर करप्शन के केसेस थे वहां पर उनको बहुत ज्यादा उनको सजा दी। दूसरा उसने एक काम किया, उसने हर चीज में जो है आप देखें कि बहुत ही इनोवेटिव काम किए, चाहे वो रेवेन्यू का सेक्शन, वो सेक्शन हो, या फौजों का सेक्शन हो, या मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट हो। हर जगह उसने बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस से काम किए। तो उसमें इसने जो काम किया, एक जो बाद में तकरीबन कई सौ साल तक नाफिज रहा, वो ये कि वक्फ की जो जायदाद थी उसमें लोकल जो काजी था उसका इंटरफेरेंस बढ़ा दिया, ताकि जो मुतवल्ली है वो उसको गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये काजीज का इंटरफेरेंस जो है वो तकरीबन 19 सेंचुरी के आखिर तक रहा, अंग्रेजों के ज़माने तक रहा। और फिर बाद में अंग्रेजों ने उसको जो है वो वक्त को कमज़ोर करने के लिए उसको एक वो कर दिया, अ, मतलब इलीगल, उसने उसको रिमूव कर दिया उस ऑप्शन को। लेकिन काजीज एक्ट जो पास हुआ तकरीबन 1880s में पास हुआ था, 1860s या 70s या 80s में। और वो एक उसका एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हुआ, वो ये कि हिंदुस्तान में जो है वो वक्फ का जो एक सुपरविजन था, इफेक्टिव सुपरविजन, काजीज उसको जो है मुतवल्ली को करने नहीं देते, और मुतवल्ली काजी को अपनी मनमानी नहीं करने देता। तो ये बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट था। तो वो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। फिर दूसरे के जो रीजनल मुस्लिम एम्पायर्स थी, खासतौर पर आप देखें कि जौनपुर के जो शर्की बादशाह था, या गुजरात के जो बादशाह थे, और खासतौर पर बहमनीज भी, तीनों, इन तीनों का, गुजरात, बंगाल सुल्तान, सुल्तान भी। खासतौर पर शर्कीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शर्की हुक्मरानों ने जौनपुर में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने बनाए, इतने कॉलेजेस खोले उन्होंने, कि उसको शिराज ऑफ ईस्ट कहा जाने लगा। और उन सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको उन्होंने क्या किया, उनके लिए इंडोवमेंट्स देते थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो। यानी एक कॉलेज बनाया, उसके लिए जमीन दी, और उस जमीन से उसका इंतजाम होता था। तो ना सिर्फ ये कि जो लोकल बादशाह शर्की हुक्मरान थे जौनपुर के, उन्होंने किया, बल्कि बादशाहों की बेगमात ने, उमरा ने, वहाँ जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे उन्होंने भी खोले इस तरह के कॉलेजेस, और जबरदस्त काम हुआ। दूसरी एक और चीज जो है, वो वक्फ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कि वक्फ एक इंस्टीट्यूशन है, और वक्फ का फायदा बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों को हासिल होता है। ऐसा नहीं है। वक्फ जो है, एक तो ये कि ना सिर्फ ये कि गरीबों के लिए नहीं होता, वो आपके अपने जो एंडोवर है, जो वाकिफ है, जो वक्फ कर रहा है, जो वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं। तो जो वक्फ कर रहा है उसकी इंटेंशन पर होता है। जब आप एक वक्फ करना चाहते हैं तो आप एक इंटेंशन करते हैं, नियत करते हैं मैं किस काम के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका मकसद जो है रफ़ाए आम्मा है, तो रफ़ाए आम्मा में वो आम आदमी कोई भी उसको इस्तेमाल, जैसे आपने सड़क बना दी, कोई कैनल बना दी, आपने कारवान सराय बना दी, आपने स्कूल बना दिया, एंड यू ओपन इट्स स्कोप टू ऑल पुअर पीपल, ऑल द पीपल। आप उसका स्कोप जो है ऐसा कर सकते हैं कि उसमें कोई भी पढ़ सकता है, यानी सिर्फ गरीबों के लिए नहीं होगा वो। आपने कहीं पानी का इंतजाम किया और उसमें आपने कह दिया कि वो आम लोगों के लिए, हर आदमी पी सकता है उससे। सड़क बना दी, कारवान सराय, मतलब इस तरह का हमारे यहाँ होते रहे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। हमारे अभी क्या किया है, क्या गया, क्या समझते हैं। एक तो ये कि वक्फ जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, या सिर्फ मुसलमानों के लिए। दूसरी एक और चीज़ जो हमारे यहाँ एक गलत, पूरे हिंदुस्तान में खासतौर पर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स जो हमारे समझते हैं, वो ये कि वक्फ जो है, आपने जमीन पर हाथ रख दिया, किसी भी जमीन पर हाथ रख दिया और वो वक्फ हो गई। कहते हैं कि भाई एसटी की जमीन पर, एससी की जमीन पर कब्जा कर लिया, आपने गवर्नमेंट की जमीन पर जाकर कब्जा कर लिया, कह दिया ये वक्फ है, और वक्फ हो गई। वक्फ नहीं होती है। वक्फ होने के लिए बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपकी अपनी जो लीगल और लीगली अर्न जो जायदाद है, ये लीगली इनहेरिटेड जो आपकी जायदाद है, या जिसको आपने खरीदा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद योर हलाल कमाई, वो सिर्फ आप वक्फ कर सकते हैं। आप कहें कि मैं उबैदुर रहमान की जॉब की वक्त की जमीन को वक्फ कर दूं, या उबैदुर रहमान चाहे कि वो XYZ की जमीन को वक्फ कर दे, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इलीगल है। दूसरे ये है, मुसलमानों में भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मुसलमानों में गलतफहमी है कि भाई XYZ ने एक जगह जायदाद खरीदी और उसको उसने किसी कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। तो कब्रिस्तान में आधे में जो दफन होता है, आधा खाली पड़ी है, तो कहेंगे भाई कि ये जो है, ये तो इससे काम नहीं हो रहा है, इसको पूरी को जो है वो स्कूल बना दो।
नहीं कर सकते। वाकिफ की जो इंटेंशन थी, उसी को आप उसी लिहाज से उसमें काम हो सकता है। जब आप एक वक्फ कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी नियत होती है, उस नियत के अकॉर्डिंग ही काम होता है। और आपने, अगर मैंने कोई जायदाद वक्फ की है या XYZ ने कोई जायदाद वक्फ की है तालीम के लिए, तो उसमें ये हो सकता है कि आप औरतों की तालीम के लिए बना दें, बच्चों की तालीम के लिए बना दें, तालीम बालगान के लिए बना दें। लेकिन आप ये चाहें कि भाई उसमें जो है वो एक औरतों के रहने का एक इंतजाम करें, नहीं कर सकते। उसको ये हो सकता है कि आप अगर वो कहें कि गरीब बच्चों के लिए तालीम का वो है, तो आप उसमें यतीमों को रहने का इंतजाम कर दें, हॉस्टल बना दें, कॉलेज बना दें, कुछ भी कर दें। ओपन एंडेड है। हॉस्पिटल की बात हो तो इसी तरह। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात है और आप उसमें हॉस्पिटल की जमीन जो जो उसने दी, आप उसको चाहें कि वो कब्रिस्तान बना दें, तो नहीं बन सकती, बिल्कुल ही गलत है। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि जायदाद इस तरह होता रहता है। अगर आपको कोई वक्फ का कोई यूज आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुद करना पड़ेगा वो चीज वक्फ, या आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो वक्फ करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और अहम मसला जो है वो करप्शन का मसला है। हिंदुस्तान में करप्शन का मसला बहुत पुराना है वक्फ में। तो वक्फ में करप्शन जो है, हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिसर्स करप्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हिंदुस्तान में करप्ट हो सकते हैं, हमारे करप्शन है बहुत जरूरी, बहुत यानी मतलब बहुत पुराना करप्शन है ये, अकबर के जमाने से, उससे पहले से करप्शन है। और अकबर ने जो इकदाम लिए इसीलिए कि वो ऐसे जबरदस्त, मतलब जो सदर सदूर ने जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, वो ही फेल्ट कंप्लीटली एलिनेटेड फ्रॉम व्हाट ही वाज डूइंग, रिप्लेस कर दिया। हालांकि बहुत इज्जत करता था, ऐसा था सदर सदूर जब आते तो उनकी चप्पल उठा के उनके पास रखता था। लेकिन फिर बाद में ऐसा उसने उठा के उनको जो है हज के वो कहा कि तुम हज करने चले जाओ। और मुगलों के जमाने में हज करने भेजने का मतलब ये था, यू टेक रिटायरमेंट, गो एंड स्टे देयर, डोंट कम बैक। तो करप्शन हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त है। लेकिन क्या करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन है? हमारे सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो तो कम्युनिटी ने किया है अपने इदारों के साथ। हमने क्या किया, हमारे पास हमारे आप मुतवल्लियों का जो पूरा आप देखें, जो मुतवल्लियों ने कर रखा है, जो लैंड माफिया ने कर रखा है, जो मुस्लिम जो क्या नाम है जिनके पास वक्फ जायदादें हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, बेच दिए हैं, उन पर कॉलोनीज बना रहे हैं। मतलब मैं खुद जानता हूँ बहुत सारी जगहों पर जहां पर वक्फ जो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े पुराने हिस्टोरिक कब्रिस्तान है, वहां पर वो उसकी क्या नाम है प्लॉट काटे जा रहे हैं। तो ये जो वक्फ करप्शन है, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा उसका जो क्रेडिट जाता है वो कम्युनिटी को जाता है, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द बेस्ट फॉर्म। और जब हम खुद कर रहे हैं, और जो वक्फ के इदारों के जिम्मेदार खुद कर रहे हैं, या वक्फ जो बोर्ड के लोग खुद कर रहे हैं, तो रोकेगा कौन, पकड़ेगा कौन? दूसरी एक और बहुत अहम चीज है, वो ये कि वक्फ की जायदादों पर जो कब्जा हुआ है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने किया है। बहुत सारा जो इसमें जो मैं इलीगल ऑक्यूपेशन का जो मसला है, वो प्रोफाउंड मसला इसलिए कि 1947 के बाद जो मुल्क में तकसीम हुई, तो नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर बहुत से सारे मुसलमान अपने मकान छोड़कर चले गए। मतलब पाकिस्तान माइग्रेशन हुआ दोनों तरफ से, उधर से माइग्रेशन इधर हुआ, इधर से माइग्रेशन उधर हुआ। तो उस वक्त आप देखें, बेगम अनीस कुदवाई की किताब है आज़ादी की छाँव में, अंग्रेजी में भी उर्दू में, बहुत अच्छी किताब है। ये रफ़ी अहमद कुदवाई की बहन थी। और गांधी जी जब, इनके हस्बैंड जो थे निसार किदवई, उनको 48 में जो मसूरी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको किसी ने कत्ल कर दिया, दिल्ली में आई और यहाँ पर हुमायूं का किले में जो रिफ्यूजी कैंप बना था उसके इंचार्ज बने। इन्होंने बहुत तफसील से उसके बारे में लिखा है, इन चीज़ों के बारे में, कैसे कैसे मुस्लिम जायदादों पर गवर्नमेंट एजेंसीज ने उस वक्त वो, मतलब बहुत सारे मौसलन को, जो मज़ार थे उनको, जो इदारे थे उनको उस वक्त खत्म कर दिया, रातों रात जाके खत्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं हुआ, पंजाब में जहाँ तकरीबन 75, तकरीबन 76,000 के करीब जायदादें हैं, उनमें से तकरीबन आधी जायदाद जो है वो इंक्रोच अपॉन है। दिल्ली में एक तकरीबन 150 बड़ी बड़ी ऐसी जायदादें हैं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने इंक्रोच कर रखी, बहुत बड़ी बड़ी। मतलब ये कि आपको तसव्वुर नहीं आएगा, इतनी प्राइम लोकेलिटीज में, यहाँ एक मिलेनियम पार्क है, उसके बारे में
तकरीबन 20 साल पहले किसी ने एक वो फाइल की थी, रिट फाइल की थी, और फिर उन्होंने ये फैसला हो गया कि वो जो है वो वक्फ की जायदाद है। लेकिन फिर मुसलमानों के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो क्या करें वहां पर। तो देन इट कंटिन्यू। बहुत से मुसलमानों ने कहा कि यहाँ पर पार्क बना हुआ, तो ये भी एक रफाए आम्मा का काम हो रहा है। फिर इस तरह की हर चीज है। आप देखें गुजरात में, अहमदाबाद में अभी वक्त जो करप्शन का जो मसला है, उसमें दो लोगों का नाम सामने आया। उन्होंने एक बड़ी जायदाद जो थी उसको, उसके ऊपर कब्जा किया, मतलब कब्जा पता नहीं चला। कब्जा करके उन्होंने मकान बनाए, लोगों को मकान किराए पे दिए, और उससे तकरीबन 20 साल तक फायदा उठाया, और अब जाके पता चला कि भाई वो उन्होंने मिस यूज कर रहे थे इतने जमाने से। तो ये सबकी जो है वो मिली भगत होती है, उनके हर आदमी का उसमें अपना शेयर होता है, और हर आदमी उसमें, चाहे कम्युनिटी का लीडर हो या लोकल आदमी हो या वक्फ का इंचार्ज हो, सबके साथ होता है, मतलब वो एक मिली भगत होती है। दूसरा क्या है, अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट 2025, हम लोग समझते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट 2025 जो है वो अपने आप में पहला ऐसा लेजिस्लेशन है जो हिंदुस्तान की तारीख में जो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी है। मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में इससे पहले भी कई ऐसे लॉज बन चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे। तकरीबन 1880s में, 1880s में जो आपके सवाल है मैं उनके सवाल के बाद में जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपके हमारे पास टाइम रहेगा। 1880s में गवर्नमेंट ने एक जो वक्फ वाला औलाद थी, इंग्लिश गवर्नमेंट ने उसको डिसलॉ कर दिया, यानी मतलब आउटलॉ कर दिया। अंग्रेज कहते थे कि उनके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसमें आदमी अपनी जायदाद से अपनी फैमिली को बेनिफिट कर सके। यानी वक्फ वाला औलाद ये होती है कि आपने अपनी फैमिली के लिए फैमिली वक्फ कर दिया, एंड कर दी, और उससे आप कहेंगे कि आपके सर्टेन जो बच्चे हैं या जो लोग हैं फैमिली के लोग, उनको इतना परसेंट उससे मिले, और कुछ पोर्शन उसका गरीबों के लिए जाए। तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। तो प्राइवी काउंसिल ने उसके खिलाफ, जो अंग्रेजों की प्राइवी काउंसिल थी उसमें, और यहाँ के जो कोर्ट्स थे, लोकल कोर्ट्स थे, उसमें आमतौर पर उसके खिलाफ फैसले होने लगे। उनका मानना था कि प्लीज कैमरा बंद कर दिए, अपना कैमरा बंद कर दिए। उसमें जो है उन्होंने वो किया कि हम ऐसे किसी उसमें वक्फ को नहीं कर सकते जिसमें खुद फैमिली अपना यूज करे। उनके यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि चैरिटी जो है वो फैमिली में हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सबसे अच्छी चैरिटी उसे कहते हैं इस्लाम में, जो अपनी फैमिली के लिए की गई हो। यानी आप अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करते हैं, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी। उसके बाद अपने पड़ोसियों पर और दूसरों के ऊपर। तो सबसे पहला हक जो है वो हमारे यहाँ इसका है। तो सर सैयद जो थे उनको उस जमाने में एहसास हुआ, तकरीबन 1880s में, कि यार ये तो गलत, इसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन बन सकता है, क्योंकि अंग्रेज तो इसके खिलाफ थे। तो उन्होंने मुस्लिम उलमा को, स्कॉलर्स को और दूसरे लोगों को एक मतलब क्वेश्चनर भेजे, और ये कहा कि इसके खिलाफ हम, यानी हम एक नया लेजिस्लेशन लेकर आए हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी, छोटी सी पतली सी किताबचा है जो अभी रेख्ता पर अवेलेबल है। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों को साथ में लेके आए, लेकिन सर सैयद जो थे, चूंकि 1857 में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका वो था, उन्होंने म्यूटनी को अपोज किया था। तो सर सैयद का लोग नहीं आए, और वो लॉ बना दिया अंग्रेजों ने उसके खिलाफ, प्राइवेट काउंसिल ने, और आउटलॉ कर दिया वक्फ जो अल औलाद थी। उसके बाद तकरीबन 20 साल के बाद अल्लामा शिबली नुमानी ने उसके खिलाफ जो है एक्शन शुरू किया। कहा कि इससे तो मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है। मुस्लिम फैमिलीज जो हैं, जो अल्लाह के राह में खर्च करती हैं, इन्फाक करती हैं, लीड करती हैं, सोशल कॉजेज के लिए इन्वेस्ट करती हैं, स्पेंड करती हैं, उनको उनको तो मतलब उनका फ्यूचर ही खत्म हो रहा है। तो उन्होंने फिर जाकर लोगों को मिलाया, साथ में लिया। उन्होंने तकरीबन 100 जो बड़े स्कॉलर्स थे उनको लेटर लिखे, और उन सबको एक साथ लाए प्लेटफॉर्म पर। फिर प्राइवेट काउंसिल में अप्रोच किया, वहाँ जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे, इंक्लूडिंग दोज इन द कांग्रेस एंड दोज इन द मुस्लिम लीग बोथ, उनको दिया। जो नॉन मुस्लिम जो मेंबर्स थे उनको अप्रोच किया। सर सैयद ने खुद नहीं, सर जो बिहार में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे उनके थ्रू। और फिर वहां पर जो बहस हुई, उसके बाद जो है वो
वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 जो आया, उसमें उसको वो कर दिया गया, क्या नाम है, फिर लीगलाइज कर दिया गया वक्फ वाला। तो ये जो चैलेंजेस हैं वक्फ के मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं कि पहली बार सामने आए हैं, ये पहले भी होते रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो हम मानते हैं कि वक्फ एक्ट 2025 जो है वो बहुत ही हार्श है मुसलमानों के खिलाफ, इंटरफेरेंस है। और जो हमारी जो क्या नाम है जो रिलीजियस राइट्स है उसमें एक इंटरफेरेंस है हमारा। लेकिन इससे पहले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1984 जो था, उसमें जो गवर्नमेंट ने पास किया था वो लॉ, उसमें इम्प्रूव करने के लिए फंक्शनिंग को 54 के, उसमें क्या किया था, उसमें जो कमिश्नर था उसको इतने इख्तियारात दे दिए थे कि जो वक्फ बोर्ड था वो बिल्कुल ही बेकार हो गया था। हालांकि जो मुसलमानों ने अपोज किया और दूसरे लाइक माइंडेड लोगों ने अपोज किया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। फिर दूसरा ये है कि उसके बाद जो है वो जो वक्फ एक्ट 1995 बना, वो बहुत अच्छा एक्ट था। फिर इसी तरह क्या हुआ कि जो 54 में, 58 में जो वक्फ अमेंडमेंट लॉ आया था, उसमें वक्फ बोर्ड्स जो है उनको इस्टेब्लिश करने की इजाज़त मिली, वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश हुए। फिर रीजनल जो उससे पहले भी, यानी जो है आज़ादी से पहले भी 37 में जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने वहाँ पर एक वक्फ लॉ पास किया था। 30s में ही तकरीबन यूपी में, यानी जो यूपी में भी जो वक्फ लॉज पास हुए थे, दूसरी जगहों पर ही वक्फ लॉज पास हुए थे। लेकिन अभी आ, जो लेटेस्ट जो चल रहा है अभी जो मसला, वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का, वो असल में ऐसा है कि उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट का ना सिर्फ एक इंटरफेरेंस है, बल्कि हिंदुस्तान में जो आज़ादी है, मजहब पर पाबंद जो फॉलो करने की आज़ादी है, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंफ्रिंजमेंट है। एक तो दो तीन चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज में लोकल इंटरफेरेंस जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी जो जो लोकल ऑफिसर है गवर्नमेंट का, तो उससे जो इंटरफेरेंस है वो उसकी वजह से ये, अब उसमें ये हो गया था कि गवर्नमेंट जब चाहे वो उसको कोई भी जो जायदाद जो है उसको जब चाहे उसको डायरेक्ट जो है कलेक्टर जो कह देगा कि ये वक्फ जायदाद नहीं, डिलिस्ट कर देगा तो खत्म हो जाएगा। उससे क्या हुआ कि जो वक्फ बाय यूजर की जो जायदाद थी, जो हिंदुस्तान में 8.7 लाख जो पूरी प्रॉपर्टीज है वक्फ की, उसमें तकरीबन 4.2 लाख जो है वक्फ प्रॉपर्टीज वो वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर उसे कहते हैं जो हिस्टोरिकली चली आ रही हैं, वहाँ पर नमाज होती रही है, या वहाँ पर इदारे कायम हैं, या वहाँ पर कोई कॉलेज है, स्कूल चल रहा है, या कोई दूसरा यतीम खाना चल रहा है। और आप देखें कि हिंदुस्तान में तकरीबन जो सबसे पुराने जो वक्फ हैं वो तकरीबन 800-900 साल पुराने हैं। या अगर 300 साल पुराने हो, 300 साल पहले भी आपके पेपर्स को सिक्योर रखने का कोई ऐसा वो नहीं था। मेरे पास खुद, जब मैं अभी इस किताब पर काम कर रहा था, हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, यानी जो जामा मस्जिद है गुजरात में, दूसरी जगहों पर मैं नाम नहीं लूंगा, कह रहे हैं कि हमारे पास तो पेपर ही नहीं है, हम क्या करें इसको। मैंने कहा आपको पेपर की जरूरत नहीं है, आप जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पेपर्स हैं उसको निकलवा लीजिए, क्योंकि उस जमाने आपका वक्फ बाय यूजर का मामला है और इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर ये एक्ट आया। अच्छा, ये दूसरा ये है कि इसमें इंटरफेरेंस जो बढ़ाया है अदालत, वो गवर्नमेंट ने, वो ये कि अब कह दिया कि वक्फ बोर्ड में मिनिमम जो है वो 4 मेंबर्स होंगे, नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। और मुस्लिम मेंबर्स का ये हुआ कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो माइनॉरिटी में भी हो सकती है इफेक्टिवली। फिर जो था कि जो मुसल जो वक्फ बोर्ड के, वक्फ काउंसिल के जो मेंबर्स जो है वो जो उनका वो होता था, इलेक्शन होता था, वो भी खत्म कर दिया, गवर्नमेंट इसको चाहे अपॉइंट कर दे। मुस्लिम लोकल मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज थी जिसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी अदालत से जो फैसला आया है, यानी इंटरिम जो ऑर्डर आया है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हैं। एक तो ये कि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, जिसका इंटरफेरेंस था, कि वो किसी भी जायदाद को अगर कोई उसके ऊपर क्लेम करता है और उसको फैसला करता है, खुद फैसला करता है कि ये वक्फ की नहीं है, और उसको डिलीट कर सकता था या रिमूव कर सकता था वक्फ से,
तो उसका इंटरफेरेंस खत्म कर दिया है। उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट ही उसमें फैसला कर सकता है। दैट इज अ गुड थिंग। अनदर गुड थिंग इज कि अदालत ने एक लिमिट कर दी है नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी मेड द मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल फ्रॉम नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। यानी जो नॉन मुस्लिम मुसलमान है उनको, यानी वक्फ बोर्ड में सिर्फ 3 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम, और वक्फ काउंसिल में 4। हमने इसलिए वेलकम किया है कि ये अहवनुल वलीयतैन है, यानी दो बुराइयों में से कम हल्की बुराई है। लेकिन भाई, हमारा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ, और हिंदुस्तान में आपको रिलीजियस फ्रीडम है। तो ये भी नहीं होना चाहिए था, उसमें तो एक मेंबर भी नहीं होना चाहिए था नॉन मुस्लिम। क्यों होगा मेंबर? आप ऐसा कर सकते थे कि जो उसमें जो एक एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर जो नॉन बाइंडिंग जिनका मशवरा हो, उनको आप एज एन एक्सपर्ट शामिल कर सकते थे। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपको लग रहा है, बहुत लोगों को नुकसान भी लग रहा है, और बहुत हमें ये भी लग रहा है कि भाई, ये जिसको जो हमें लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा और मेजोरिटी वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स की होगी, हमारी जायदादों का क्या हो, कुछ थोड़ा सा सुकून हुआ। लेकिन अभी चूंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल जो है डिसीजन नहीं है, लॉ नहीं है, जजमेंट नहीं है, तो इसके बारे में भी फैसला होगा। फिर वक्फ बाय यूजर का जो मसला था, भाई वक्फ बाय यूजर जो है हमारी आधी से ज्यादा जायदाद, यानी इफेक्टिवली जो तकरीबन 30 लाख एकड़ जो जमीन है, उसमें 20 लाख एकड़ जो है वो वक्फ बाय यूजर है। उस सूरत में जो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मामला चल रहा था, उसमें तो अब मसला बड़ा खतरनाक था। लेकिन अभी जो है वो उसमें थोड़ी सी लग रहा है कि अभी क्या, हालांकि लोगों में अप्रीहेंशन है, कह रहे हैं कि फाइनल ऑर्डर नहीं आया, फाइनल ऑर्डर किस सूरत में जाता है, क्या होता है, हमें पता नहीं है। तो मेरी किताब जो है ये हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया, इसमें एक्चुअली मैंने सारी जो चीजें हैं, हिस्ट्री है, जो लेजिस्लेशंस हैं, जो मैनेजमेंट जो था मिडिवल पीरियड में वक्फ का, और फिर अभी जो जितने लेजिस्लेशन पास हुए, सबके बारे में डिटेल्स बहस की है। इसमें इसके बारे में खासतौर पर काफ़ी हिस्टोरियंस ने, खुद फैजान मुस्तफ़ा ने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं, मुझे लग रहा है कि कहना चाह रहे हैं कि आप पर्ची बढ़ाना चाह रहे हैं या टाइम में भी। एक असल में अगला प्रोग्राम भी है, तो मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक भी है, लोग इसको सुनना भी पसंद करेंगे। लेकिन एक दूसरा प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, तो हम थोड़ा सवालात के लिए भी वक्त रख लेंगे तो। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और अ, मेरे इस पर वक्फ पर दूसरे भी लेक्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो मेरा वक्फ पर यूट्यूब चैनल, वो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखें, हिस्ट्री बाई सैयद उबैदुर रहमान। तो उस पर भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर कुछ सवाल हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।